Audio Jungle. Audio Jungle. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तारिक राय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल विजन में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राजनीतिक सिद्धांत के विषय क्षेत्र पर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, मैंने पॉलिटिकल थ्योरी पार्ट 1 के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक सिद्धांत का क्या अर्थ है और राजनीतिक सिद्धांत का विकास कैसे हुआ, इसे समझने का प्रयास हमने किया था। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो के माध्यम से राजनीतिक सिद्धांत के विषय वस्तु एवं कार्य क्षेत्र को समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत को व्यापक रूप से समझने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत की विषय वस्तु अथवा कार्य क्षेत्र का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पॉलिटिकल थ्योरी पार्ट 1 के अंतर्गत यह बताया था कि राजनीतिक सिद्धांत एक गतिशील विषय है। राजनीतिक सिद्धांत की विषय वस्तु एवं कार्य क्षेत्र में निरंतर बदलाव आ रहा है, जिसका वर्णन इस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों, हम निम्नलिखित टाइटल के अंतर्गत जो राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र है उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आइए अब हम राजनीतिक सिद्धांत के विषय क्षेत्र को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया हुआ है, पॉइंट नंबर 1, राज्य और सरकार का अध्ययन। तो दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि राज्य और सरकार राजनीतिक सिद्धांत के दो प्रमुख विषय हैं। आरंभ से ही राजनीतिक सिद्धांत द्वारा राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति, विकास तथा कार्य क्षेत्र के बारे में विचार होता रहा है। इसके साथ साथ सरकार के विभिन्न रूपों जैसे वंशानुगत, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र, संसदीय व्यवस्था, अध्यक्षात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था आदि का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम राज्य और सरकार के अध्ययन के अलावा बाहरी विश्व की गतिविधियों का भी अध्ययन करते हैं। जैसे डेविड हेल्ड के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत में राष्ट्र, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं विश्व अर्थव्यवस्था आदि का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, अब हम सेकंड पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जिसका टाइटल है मानवीय समूहों, वर्गों और संस्थाओं का अध्ययन। तो दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत में राज्य और सरकार के अध्ययन के साथ साथ समाज में निहित या शामिल मानवीय समूह, विभिन्न वर्गों और संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि समाज में कोई भी समुदाय या वर्ग स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, इसलिए उनका दूसरे वर्गों से भी संबंध होता है। बहुलवादियों ने राज्य के अन्य समुदायों जैसे मजदूर संघ, व्यावसायिक संघ, छात्र व महिला संघ, परिवार आदि के अध्ययन पर विशेष बल दिया है। मार्क्सवादियों का वर्ग संरचना व संघर्ष का सिद्धांत तो इसका केंद्र बिंदु बना हुआ है। तो दोस्तों, अब हम तीसरे पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, जिसका टाइटल है राजनीतिक दलीय व्यवस्था, मताधिकार तथा चुनावी राजनीति से जुड़े प्रश्नों का अध्ययन। तो दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के अंतर्गत राजनीतिक दल, उनकी संरचना व कार्यों का भी अध्ययन किया जाता है। मुख्य रूप से एक दलीय व्यवस्था तथा बहुदलीय व्यवस्था की व्यापक चर्चा की जाती है। इसके साथ साथ लोगों को प्राप्त होने वाले मताधिकार और प्रतिनिधित्व के विषय में भी बहुत से सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जैसे विषय भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, अब हम फोर्थ पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, जिसका टाइटल है मानवीय व्यवहार का अध्ययन। दोस्तों, मानव ही समस्त गतिविधियों का केंद्र होता है, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत मानवीय व्यवहार का अध्ययन भी किया जाता है। इसके अंतर्गत न केवल मनुष्य की प्रत्यक्ष क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, बल्कि मनुष्य की प्रवृत्तियों, आस्थाओं और आकांक्षाओं को भी शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे नागरिक किस आधार पर चुनाव में अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों फोर्थ पॉइंट को समझने के बाद अब हम फिफ्थ पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, जिसका टाइटल है राजनीतिक शक्ति का अध्ययन। दोस्तों जैसा कि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि राजनीति का केंद्र बिंदु है। शक्ति के बिना राजनीति का कोई महत्व नहीं है या राजनीति का कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक शक्ति का भी अध्ययन किया जाता है। अनेक विद्वानों ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा है। मैक्स वेबर, हेराल्ड लोसवेल, जॉर्ज कैटलिन, रॉबर्ट एडाल आदि विद्वान शक्ति सिद्धांत के समर्थक रहे हैं। राजनीतिक शक्ति का सिद्धांत उतना ही पुराना है जितना कि राजनीतिक शास्त्र है। तो दोस्तों अब हम 6 पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, जिसका टाइटल है विकास और आधुनिकीकरण की समस्याओं का अध्ययन। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजनीतिक सिद्धांत एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं व्यापक विषय है। इसका संबंध अन्य विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र आदि विषयों से भी है। ठीक है, समाजशास्त्र के बढ़ते प्रभाव के कारण राजनीतिक सिद्धांत में कुछ नवीन अवधारणाओं को भी अपनाया गया है, जिसमें समाजीकरण, विकास, गरीबी, असमानता तथा आधुनिकीकरण शामिल है। विकास और आधुनिकीकरण से उत्पन्न समस्याएं राजनीतिक सिद्धांत का केंद्र बिंदु बन गई हैं। तो दोस्तों 6 पॉइंट को समझने के बाद अब हम 7 पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, जिसका टाइटल है नारीवादी सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांतकारों को पिछले कुछ वर्षों से नारीवादी आंदोलन काफ़ी आकर्षित कर रहा है। प्राचीन काल से ही नारियों की स्थिति बड़ी ही दयनीय रही है। वह परिवार की सदस्य होते हुए भी परिवार के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। वह न केवल समाज की उपलब्धियों से वंचित रही है, बल्कि उसे पुरुष प्रधान समाज द्वारा उत्पीड़न का शिकार भी होना पड़ा है। सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी प्रथाओं ने तो उसकी स्थिति और ज़्यादा दयनीय कर दी थी। लेकिन 1970 के दशक में नारी मुक्ति के सवालों को लेकर अनेक गंभीर प्रयास किए गए, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की क्या स्थिति है और राजनीतिक क्षेत्रों में उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए आदि विषयों पर गहन चर्चा होने लगी। वर्तमान समाज में राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री एक ऐसे समाज के निर्माण के चिंतन में लगे हुए हैं जिससे समाज के प्रत्येक पुरुष और स्त्री को राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में समान रूप से भागीदारी मिल सके। तो दोस्तों 7 पॉइंट को समझने के बाद अब हम 8 पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, जिसका टाइटल है सार्वभौमिक मूल्यों का अध्ययन। दोस्तों प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक विभिन्न विचारधाराओं का जन्म हुआ है, जैसे उदारवाद, आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, उपयोगितावाद, समाजवाद और गांधीवाद। ऐसी ही कुछ विचारधाराएं हैं। इन विचारधाराओं का एकमात्र लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय के आदर्शों पर आधारित हों। उदारवादियों ने राजनीतिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों का समर्थन किया, जबकि मार्क्सवाद ने लोकतंत्र की स्थापना के लिए समाज के वर्ग भेद को समाप्त करने की बात कही और गांधीवाद द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण का समर्थन किया गया। तो दोस्तों 8 पॉइंट को समझने के बाद अब हम 9 पॉइंट को सही ढंग से समझने का प्रयास करेंगे, जिसका टाइटल है गैर राजनीतिक तत्वों का अध्ययन। तो दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम राजनीतिक तत्वों के अलावा गैर राजनीतिक तत्वों जैसे सांस्कृतिक तत्वों, पर्यावरणीय तत्वों और नैतिक मूल्यों आदि को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लास्ट पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, जिसका टाइटल है राजनीतिक सिद्धांत का आधार व्यक्ति नहीं समूह है, अर्थात राजनीतिक सिद्धांत का केंद्र बिंदु सामूहिक जीवन है। दूसरे शब्दों में कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीतिक सिद्धांत केवल व्यक्ति की समस्याओं का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि इसके साथ साथ वह समुदाय की समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित करता है और उन्हें दूर करने का प्रयास भी करता है। तो दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत की विषय वस्तु एवं कार्य क्षेत्र का व्यापक रूप से अध्ययन करने के बाद हम अंत में यह कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उपयोगी है, क्योंकि इसके माध्यम से हमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता आदि मूल्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है
और इसके साथ साथ नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके परिणाम स्वरूप नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता और चेतना का प्रसार होता है और यह चेतना लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में भी राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन की प्रासंगिकता बनी हुई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे राजनीतिक सिद्धांतों के उपागमों को लेकर। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।